यस। आज सबसे पहले तो जो CDT कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का बचा हुआ भाग है उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आज पढ़ेंगे संवहनीय धारा सिद्धांत। फिर इसके बाद पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर भू चुंबकत्व, जियो मैग्नेटिज्म, भू चुंबकत्व। इतना टॉपिक पढ़ना है हमें। सागर नितल, इसका संक्षिप्त नाम CDT है। इसमें हमें दो पक्ष पढ़ना था। पहला तो इसको इसकी पढ़नी थी आलोचना, आलोचना करनी थी, फिर कल तक सिद्धांत पूरा हो गया था। और फिर समीक्षा के क्रम में इसका दूसरा पक्ष पढ़ना है महत्व। महत्व महत्व है तभी तो इसे पढ़ रहे हैं ना, तभी तो आज पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ते हैं। आलोचना के क्रम में आज आप पहली आलोचना इसकी लिखेंगे ध्यान से। जो इनसे गड़बड़ियां हुई थी उन गड़बड़ियों के बारे में हम लिखेंगे, है ना। सर मेरा निवेदन है कि मैं पहले सप्ताह की क्लास की नोट्स नहीं बना पाया हूँ। ज्योग्राफी प्रत्येक क्लास एक दूसरे से लिंक रहते हैं बेटा, बना लो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं बनाओगे तो क्या कर, नहीं बना पाए हो तो अब क्या हो सकता है। अब जो भी है आगे की देखो। देखो ज्योग्राफी अपने आप में है साइंस। साइंस का अपना नेचर है कि प्रत्येक चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। पीछे का टॉपिक आगे से लिंक होगा, हमेशा लिंक होगा। अगर मुश्किल में हैं आप तो क्या करूँ बेटा मैं। ठीक है, तो पहली आलोचना क्या करेंगे, लिखिए सभी। कौन इसकी आलोचना करती है सबसे पहले, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती करती है, तो लिखेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार। तीन चार आलोचनाएं लिख देते हैं पहले। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार, एकदम शुरू हो जाओ, वेट करने का टाइम नहीं है। के अनुसार सियाल सीमा पर नहीं बल्कि, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार सियाल सीमा पर नहीं बल्कि बल्कि स्थल मंडल दुर्बलता मंडल के साथ, स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर उत्प्लवित है। क्या लिखा आपने, सियाल सीमा पर नहीं तैरता है बल्कि स्थल मंडल तैरता है दुर्बलता मंडल पर। परिभाषा मैंने बदल दी है कि स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर उत्प्लवित है, मतलब फ्लोट कर रहा है। जैसे कागज फाड़कर पानी में डालो तो फ्लोट करता है, फ्लोट करने को बोलते हैं उत्प्लवन, है ना। उत्प्लवित है। पूर्ण विराम, पहली आलोचना होगी। अब दूसरी आलोचना लिखो। दूसरी आलोचना लिखो कि वेगनर ने पैंजिया की अवधारणा, पैंजिया की अवधारणा कार्बोनिफेरस कालखंड एवं उसके बाद की मानी है। कार्बोनिफेरस कालखंड एवं उसके बाद की मानी है। उसके बाद की घटनाओं का जिक्र कर दिया वेगनर ने। कार्बोनिफेरस कालखंड एवं उसके बाद की मानी है, लेकिन उससे पहले हुई घटनाओं का, उससे पहले हुई घटनाओं का जिक्र इसके माध्यम से नहीं हो सकता। जिक्र इसके माध्यम से नहीं हो सकता। जैसे जैसे अरावली सतपुड़ा विंध्य, अरावली सतपुड़ा विंध्य, विंध्य पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति की व्याख्या। इनकी कैसे करोगे, क्योंकि ये तो सब कार्बोनिफेरस से पहले की है ना। इनकी व्याख्या कैसे कर पाओगे, ये आलोचना होती है। विंध्य सतपुड़ा अरावली आदि की उत्पत्ति की व्याख्या, पूर्ण विराम। तो अब नेक्स्ट आलोचना लिखेंगे तीसरा। जेफरी महोदय ने गणितीय आकलन के आधार पर, एकदम मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया उन्होंने, गणितीय आकलन के आधार पर बताया कि क्या, गणितीय आकलन के आधार पर बताया कि यदि महाद्वीप सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल से, यदि महाद्वीप सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल से प्रवाहित हुए होते तो बल की अधिकता की वजह से, मतलब बहुत अधिक मात्रा में बल चाहिए था इनको विस्थापित करने के लिए, तो क्या लिखेंगे, तो बल की अधिकता की वजह से आज तक पृथ्वी का घूर्णन रुक गया होता। इतनी बड़ी आलोचना कर दी जेफरी ने, पृथ्वी का घूर्णन रुक गया होता। तो नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखे ऑर्थर होम्स, एक और नाम लिखना है। ऑर्थर होम्स महोदय ने बताया कि 1928 से बताया कि भूपर्पटी या महाद्वीपों का विस्थापन पृथ्वी के अंतर्जात बल से होता है। पृथ्वी के अंतर्जात बल से होता है, अर्थात वेगनर द्वारा प्रयुक्त शक्तियां गलत हैं। और उसने कहा अंतर्जात बल है, अंतर्जात शक्तियां हैं, और संवैनिक धारा के रूप में व्याख्या भी करते हैं। अर्थात वेगनर द्वारा प्रयुक्त शक्तियां गलत है, पूर्ण विराम लगाकर वेगनर इस बात को स्वीकार भी करते हैं। वेगनर कहते हैं कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है।
वेगनर इस बात को स्वीकार भी करते हैं। एक और आलोचना बस लिख लो, एक और आलोचना। क्या लिखोगे? एक और लिखो, महाद्वीपों का प्रवाह केवल पश्चिम एवं उत्तर दिशा में नहीं हुआ, बल्कि महाद्वीपों का प्रवाह केवल पश्चिम एवं उत्तर दिशा में नहीं हुआ, बल्कि भिन्न भिन्न दिशाओं में हुआ है, भिन्न भिन्न दिशाओं में हुआ है। जैसे अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में चला गया, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में चला गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया पूर्व की ओर विस्थापित हुआ। चंदन नहीं पता, चंदन पासवान नहीं पता मुझे, ठीक है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, बात समाप्त, बात समाप्त। क्लियर है? कहाँ इतनी गंभीर बातें पढ़ा रहे हैं चंदन, कहाँ तुम ये सब छिछले स्तर के प्रश्न पूछते हो? चपरासी के एग्जाम वाले, पृथ्वी का घूर्णन कितना है, सूर्य का घूर्णन कितना है, परिक्रमण कितना है। ओके चलो आ जाओ यहां पर। ओके ये आलोचनाएं हैं मूल। जब आलोचना ये सब हो गई तो फिर महत्व क्या है इसका? तो लिखो महत्व, महत्व लिखो, यह प्रथम भूगर्भिक सिद्धांत है जिसने, यह प्रथम भूगर्भिक सिद्धांत है जिसने वैज्ञानिक तर्कों एवं साक्ष्यों के आधार पर, वैज्ञानिक तर्कों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह समझाने का प्रयास किया कि, यह समझाने का प्रयास किया कि भूपर्पटी में अवस्थित भूखंड, भूपर्पटी में अवस्थित भूखंड स्थिर नहीं बल्कि मंद दर से विस्थापित होते रहते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ, महत्व के साथ यह समाप्त होता है सिद्धांत। ठीक है, प्रियांशु आर्य, पैंजिया का जो अंगारा लैंड है और अंगारा लैंड का पश्चिमी हिस्सा है वही उत्तर अमेरिका है। मोहित सब समझा देते हैं, मतलब इसका मतलब तुमने मेरी क्लास ही नहीं लिया। जितनी भी बात बोलते हैं हर लाइन समझाते पर फिर भी तुमको समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है मोहित। ठीक है, चले बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। कोई बात नहीं, इस बच्चे के प्रश्न का जवाब दे देते हैं। बच्चे ने पूछा है कि पृथ्वी की रोटेशनल वेलोसिटी कितनी है। सुनना, देखो ऐसे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते ये भी बता दूं। जैसे मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, अब पृथ्वी का ये अक्ष है, पृथ्वी का अक्ष है, और आप पृथ्वी के बारे में जानते हैं इसी अक्ष के सहारे हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, रोटेट करती है। प्रीति मौर्य ऐसे नहीं बताते बेटा, अब ये बताना होता तो मैं ना बता देता, पर सुन लो ध्यान से रोटेशनल वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, चलो प्रीति ने बताया है 1610 पर। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो प्रीति बिटिया, और चंदन तुम भी सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। माना कि ये पृथ्वी का इक्वेटर है। अब इक्वेटर से लेकर, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री, ये इक्वेटर का भाग है, इक्वेटर से लेकर ये पोल है, ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है। आप सभी जानते हैं अगर पृथ्वी रोटेट कर रही है तो सारे के सारे बिंदु, चंदन ध्यान से सुनना, सारे के सारे बिंदु रोटेट कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं देता क्योंकि मेरे पास जवाब बहुत अलग किस्म का होता है, बहुत अलग किस्म का। अब जब भी पृथ्वी रोटेट करेगी बेटा, तो पृथ्वी का रोटेशन का प्रत्येक हिस्सा, जैसे मान लो एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये भी रोटेट करेगा। निश्चित रूप से दूसरा हिस्सा ये भी रोटेट कर रहा होगा, यहां का भी एक हिस्सा रोटेट कर रहा होगा, ये भी हिस्सा रोटेट करेगा, मतलब सारे भाग रोटेट कर रहे होंगे। ये भी हिस्सा रोटेट कर रहा होगा, मतलब पोल के पास का भी हिस्सा रोटेट कर रहा होगा। ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में भी, ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में भी सारे के सारे हिस्से, यहाँ का हिस्सा रोटेट कर रहा होगा, ये लो ये हिस्सा रोटेट कर रहा होगा। तो जब सारे के सारे हिस्से रोटेट कर रहे हैं, सारे के सारे हिस्से रोटेट कर रहे हैं, तो क्या इन सारे हिस्सों की रोटेशनल वेलोसिटी सेम होगी? कभी नहीं हो सकती मेरे बेटे, ध्यान से सुनना। इक्वेटर सबसे तेजी से भागता है जबकि पोल धीरे धीरे गति करता है, क्योंकि इक्वेटर को 24 घंटे में भागकर अपने स्थान में आने के लिए बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ पोल धीरे धीरे भी आएगा तो अपने स्थान पर 24 घंटे में पहुंच जाएगा। तो बेसिकली पृथ्वी के पोल से लेकर इक्वेटर तक का प्रत्येक भाग अलग अलग दर से घूर्णन करता है। तो बताओ मैं तुमको कैसे बता दूं पृथ्वी की घूर्णन दर क्या है बेटा, बताओ कैसे बता दूं? अब इन प्रश्नों का जवाब कैसे? तुम्हारे मित्र ने पूछ लिया और तुमको ठीक है, ठीक भी तुमको लगा कि नहीं तुमको मित्र का जवाब देना चाहिए। तो जब मैंने बताया कि तुम लोग मेरे विद्यार्थी और इतना विस्तार से पढ़ा देते हैं,
तो तुम लोगों के पास हर प्रश्न का जवाब होना चाहिए, नहीं होता तो क्या करें। चलो अब ये हो गया जवाब कि पृथ्वी का घूर्णन दर प्रत्येक बिंदु पर भिन्न भिन्न होता है, तो इसके लिए कोई एक आंकड़ा होता नहीं है। चंदन ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। तो इसके लिए कोई एक घूर्णन, यही चित्र बनाकर मैं तेरे को समझाना, उसको बोलना कि तू सुन, अब मैंने पूछा किससे है, उसका जवाब सुन क्या होता है ये। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर इसका घूर्णन दर भिन्न भिन्न होता है, लेकिन फिर भी अगर इसका माध्य बिंदु विषुवत रेखा माना जाए तो विषुवत रेखा के सहारे 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से हमारी पृथ्वी इक्वेटर पर रोटेट करती है। ये इक्वेटोरियल वेलोसिटी है मेरे बेटा, ध्यान से, इक्वेटोरियल वेलोसिटी। और जैसे जैसे पोल वर्ड जाएंगे ये वेलोसिटी घटती जाएगी। फिर से, जैसे जैसे पोल वर्ड जाएंगे ये वेलोसिटी घटती जाएगी, इसीलिए इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता। ठीक है, बस चलो। तुमने ये प्रश्न कल भी पूछा था शायद चंदन, मैंने इसीलिए इग्नोर किया था, इसीलिए बेटा इग्नोर किया था। पर बस मजे के साथ हर बात याद से, कॉन्सेप्ट से समझा करो तो आपके पास सारा जवाब होगा। लिखते हैं यहां तक महत्व की बात। महत्व के बाद में पैरा चेंज करते हुए लिखे कि इस सिद्धांत की अपनी प्रामाणिकता, इस सिद्धांत की अपनी प्रामाणिकता इस बात की भी है कि, इस बात की भी है कि, क्या है प्रामाणिकता, कि यह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार बना। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार बना। पूर्ण विराम। कहानी का अंत दोस्तों। अब कहानी सुनो। कुछ बच्चों ने पूछा था सर कहानियों का अंत कहां होगा, तो चलो आज अंत करते हैं दोस्तों। वेगनर पर दो लोगों ने कितने सारे लांछन लगाए, वेगनर पर लोगों ने कितने सारे लांछन लगाए, लांछन पर लांछन, लांछन पर लांछन मतलब आलोचना लगाई। वेगनर बेहद फेडअप हुआ, बेचारा सोचता है कि यार हमने इतना सकारात्मक विचार से लोगों को यह सिद्धांत दिया कि लोग समझ पाए कि यह बात तो तय है कि पृथ्वी का भूपर्पटी अपने स्थान पर नहीं है। ओके, मजे की बात रोक देता हूं। शिवांगी निषाद पूछती है कि जब पृथ्वी एक है तो अलग अलग दर से कैसे घूमती है। सादर वंदना है तुम्हारे चरणों की बिटिया, सादर वंदना है। कहां से इतनी दुर्बुद्धि लाती हो तुम लोग, इतना सिंपल सिंपल सी बात बेटा समझ में नहीं आती बच्चों को। देखो चित्र बनाया, चित्र बनाकर समझाया, सब कुछ समझा दिया कि इसको कितना बड़ा क्षेत्र घूमना है, जबकि पोल के आसपास के लिए छोटा सा क्षेत्र घूमना है, तब भी इसको समझ में नहीं आया। और आगे क्या बोलेगी, अभी आगे बोलेगी सर तो समझा ही नहीं पाते, मेरी बुद्धि तो बड़ी तेज है, मैं तो एक ही बार में सब समझ लेती हूँ, मुझे तुम एक ही बार पढ़ती हूँ, मुझे कभी बोलते नहीं है, मुझे तो ईश्वर ने अलग से मस्तिष्क देकर भेजा है, पर सर तो बेकारी है, सर को तो कुछ आता ही नहीं पढ़ाना। क्या बोलूं बेटा तुम लोगों को, क्या बोलो। तो बेटिया सच बोली है, तू सच सोच रही है कि पृथ्वी कैसे अलग अलग दर से घूमेगी जब एक ही पृथ्वी है। तो अरे तुम्हें एक कहां, तुम्हें इसमें एक दिखती होगी, मुझे तो इसमें हजारों लाखों करोड़ों पृथ्वी दिख रही है, तो अलग अलग दर से घूमती है। नहीं पता बिटिया मुझे इस प्रश्न का जवाब तुम्हारे, तुम लोग क्वेश्चन तो देखते रहे, तुम क्वेश्चन ही पढ़ते रहे, बस पूरा टाइम पास कर ले क्वेश्चंस में, और बस इसी में मजा आता रहे। हद है यार तुम लोगों की, कब कब पढ़ोगे लिखोगे और कब बुद्धि लाओगे। ओके सुनना, कहानी का अंत करता हूं। नो मोर कमेंट्स, और कल की तरह ही अब ना कमेंट्स पर बात दिमाग रहेगा ना कहीं पर टॉपिक पर आते हैं दोस्तों, नहीं तो बस क्लास ऐसे ही खत्म हो जाएगी। वेगनर को लगता है बुरा आलोचनाओं पर, और जब बुरा लगा वेगनर को तो इन्होंने कहा मैं अभी और एविडेंस जुटाऊंगा। और एविडेंस जुटाने के लिए ये ग्रीनलैंड पहुंचे। याद करो नॉर्थ अमेरिका के पास ग्रीनलैंड की अवस्थिति है। तो ग्रीनलैंड पहुंचे और ग्रीनलैंड के पास एक छोटा सा द्वीप था, सेमाइट द्वीप कहलाता है, या कोई एक छोटा द्वीप था। उस द्वीप पर कुछ एविडेंस जुटाने के लिए ये ठहरे हुए थे। एक दिन की बात है, आपको पता है कि जैसे जैसे आप ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास जाते हैं दिन बड़े लंबे होते जाते हैं या रात्रि बड़ी लंबी होती जाती है। दिन के समय ये घर से निकलना चाहते हैं, अपने एक मित्र के साथ थे, मौसम खराब था, मित्र इन्हें रोकता है कि दोस्त मत निकल मत जा, मौसम खराब है, कैजुअलिटी हो सकती है। वेगनर कहते हैं कि दोस्त मेरे ऊपर इतने सारे ब्लेम लगाए गए हैं, मैं उन ब्लेम का जवाब इस तंबू में ठहर कर तो नहीं दे सकता, मुझे बाहर निकलना होगा, मुझे और एविडेंसेज जुटाने होंगे। एविडेंस जुटाने के क्रम में वो घर से अपने तंबू से बाहर निकलते हैं, खुले मैदान में साक्ष्य जुटाने के लिए दूर 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 तक चले जाते हैं। बेसिकली दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्रों का जो मौसम होता है वो बेहद ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। हुआ कुछ ऐसा ही कि अचानक एक भयंकर सा बर्फीला तूफान आया। क्या भयंकर सा बर्फीला तूफान आया, और उस बर्फीले तूफान में वेगनर भागकर अपने आप को बचाने के लिए तंबू आना तो चाहता था, लेकिन आया नहीं, कहीं रास्ते में ही उस बर्फीले तूफान के आगोश में आ गया, तो रास्ते में ही कहीं गिरा और दफन हो गया हमेशा हमेशा के लिए बर्फ की चादरों के नीचे। मित्र इसका बहुत रोया होगा, बहुत तड़पा होगा, बहुत बिलखा होगा अपने मित्र या दोस्त की याद में, लेकिन सच्चाई है दोस्त कि वेगनर फिर कभी लौट कर नहीं आया। वेगनर लौटा, पर कब लौटा दोस्तों, कल रात लौटा था। कल रात वो मेरे सपने में आया था और बोला कि मैं अपनी आत्मा तेरे अंदर डाल रहा हूं और तू जा अपने बच्चों को मेरा सिद्धांत बड़ी भांति प्रकार से समझा। तो वेगनर फिर से जीवित हुआ आत्म रूप में, और वो कहां आकर समा गया था, मेरे अंदर समाया हुआ था। कल आप जिस व्यक्ति को देख रहे थे कोई और नहीं, वह वेगनर था, और अभी तक मेरे अंदर वेगनर सवार था, लेकिन अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा और उसके साथ ही वेगनर बाहर हो जाएगा। जा वेगनर जा, चला गया बेटा। अब मैं हूं, अब मैं राजेश मिश्र हूं, उल्टे सीधे कमेंट्स मत करना, नहीं तो डांटूंगा, नहीं तो डांटूंगा। ठीक है, अब मैं हूं, हो गया।
समझ में आ गई कहानी? तो आ जाओ अब अगले सिद्धांत में बढ़ते हैं। लिखो संवहन धारा से, संवहन धारा सिद्धांत, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। लिखो, क्या लिखोगे आप? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ये सिद्धांत आर्थर होम्स ने दिया था वर्ष 1928 में, 29 में यह सिद्धांत प्रकाशित हो। ठीक है, अब इन्होंने क्या समझाया? पहले पूरी बात समझो, पहले पूरी बात समझो। नहीं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर पहले समझा दिया करो फिर लिखाया करो। सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, फिर बोलेंगे। चलो, तो क्या कहा इन्होंने? ठीक से समझना हर एक बात कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को। आफ्टर दैट हर एक लाइन लिखाऊंगा, छोटा सिद्धांत है, छोटा सिद्धांत है। इन्होंने कहा, आर्थर होम्स ने कहा, बेसिकली मूल प्रश्न यह था कि भूप्रपटी जो है, भूपृष्ठ पर महाद्वीप या सागरीय द्रोणियां हैं, अगर ये विस्थापित हो रही हैं तो इनके लिए शक्ति कहां से आती है? इनके लिए शक्ति कहां से आती है? तो वेगनर का कहना था, क्या वेगनर खत्म हो गया, किनका? आर्थर होम्स का कहना था कि पृथ्वी का अंतरतम, जिसे आप केंद्र या क्रोड कहते हैं, पृथ्वी का अंतरतम जिसे केंद्र या क्रोड कहते हैं, क्रोड दो परतों में विभाजित है, आउटर कोर और इनर कोर। आप बोलो सर हम भी जानते हैं निश्चित रूप से विभाजित है, तो बोलते हैं आउटर कोर एवं लोअर मेंटल के मध्य, बहुत अच्छे से, निचला मेंटल एवं ऊपरी क्रोड के मध्य नाभिकीय संलयन एवं विखंडन की प्रक्रिया से प्रचुर मात्रा में अंतर आणविक ऊर्जा मुक्त होती है। फिर से, निचले मेंटल एवं ऊपरी क्रोड के आसपास प्रचुर मात्रा में अंतर आणविक ऊर्जा नाभिकीय संलयन एवं विखंडन की प्रक्रिया की वजह से मुक्त होती है। और मुक्त हुई ऊर्जा, ध्यान से सुनेंगे, मुक्त हुई ऊर्जा, जैसे ऊर्जा मुक्त हुई तो इस ऊर्जा को मैग्मा अवशोषित करता है। और ध्यान से, यहां पर रैले का नियम लागू होता है। रैले ने यह बात बताया कि अगर मैग्मा की दो परतों के बीच तापांतर 586 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, एक शब्द बेहद टेक्निकल है, ध्यान से सुनना, अगर मैग्मा की दो परतों के बीच ताप का अंतर 586 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, 586 डिग्री सेल्सियस के तापमान की बात बेसिकली मैडम क्यूरी और सर पियरे क्यूरी ने की थी, इसलिए इसको क्यूरी तापमान कहते हैं। क्यूरी तापमान अर्थात क्यूरी तापमान से अधिक है तो ऊर्जा का संचरण चालन क्रिया से नहीं बल्कि संवहन क्रिया के माध्यम से होता है। तो संवहन क्या है? जब पदार्थों के संचरण के साथ ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो तो उसे संवहन कहते हैं। तो बोलते हैं कि निचले मेंटल का गर्म तप्त मैग्मा ऊपर की ओर हॉट प्लूम के रूप में, मैग्मा की गर्म धारा को ही किस नाम से जाना जाता है? हॉट प्लूम कहते हैं। मैग्मा की गर्म धारा हॉट प्लूम कहलाती है, हॉट प्लूम के रूप में ऊपर की ओर संचरित होता है। अर्थात निचले मेंटल से ऊपरी मेंटल की ओर हॉट प्लूम नामक मैग्मा की धारा संचरित होती है। हॉट प्लूम नामक मैग्मा की धारा संचरित होती है। फिर बोलते हैं यह मैग्मा, यह संचरित हो रहा मैग्मा ऊपर की जो सिलिकेट लेयर, सिलिकेट लेयर का मतलब क्रस्ट, ऊपर की भूप्रपटी, ऊपर की जो सिलिकेट लेयर है, सिलिकेट लेयर के पास इकट्ठा होकर दो विपरीत दिशाओं की ओर संचरित होने लगता है। इकट्ठा होकर दो विपरीत दिशाओं की ओर संचरित होने लगता है। दो विपरीत दिशाओं की ओर संचरित होता है, एक तो इधर की ओर संचरित होने लगेगा और दूसरा इधर की ओर संचरित होने लगेगा। विपरीत दिशाओं की ओर संचरित हो रहा होता है। विपरीत दिशाओं में संचरित मैग्मा के इस प्रवाह को दोस्तों, क्योंकि भूप्रपटी के समानांतर हो रहा होता है, तो इसे लिटरल प्लूम कहते हैं या मैग्मा का पार्श्व प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटरल प्लूम कहते हैं या मैग्मा का पार्श्व प्रवाह कहते हैं। इस पार्श्व प्रवाह के क्रम में मैग्मा धीरे 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 ठंडा होता हुआ दोस्तों क्या करता है? ठंडा होने के कारण भारी होकर पुनः केंद्र की ओर अवतलित हो जाता है या पुनः निचले मेंटल की ओर अवतलित हो जाता है। जब यह निचले मेंटल की ओर अवतलित हो रहा होता है, क्योंकि इसका तापमान समीपी मेंटल के तापमान की तुलना में कम होता है, इसलिए इसे कहते हैं कोल्ड प्लूम। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? ये कोल्ड प्लूम कहलाता है। प्लूम का मतलब मैग्मा की धारा, कोल्ड प्लूम, कोल्ड का मतलब ठंडा। जब ऊपर की ओर गया तो हॉट प्लूम था और जब नीचे की ओर आता है तो कोल्ड प्लूम है। और जब भूपृष्ठ के समानांतर संचरित हो रहा होता है तो संचरित इस वाले प्रवाह को लिटरल प्लूम के नाम से जानते हैं। लिटरल प्लूम कहते हैं इसे। तो इस तरह से आपने देखा कि मैग्मा का ऊर्ध्व संचरण हुआ। देखो कैसा आपने देखा है, मैग्मा का ऊर्ध्व संचरण हुआ, फिर मैग्मा का पार्श्व प्रवाह हुआ, फिर मैग्मा का अधो संचरण हुआ और मैग्मा इस प्रकार से हॉट प्लूम, लिटरल प्लूम एंड कोल्ड प्लूम के रूप में 3 डायमेंशनल सर्कुलेशन कर रहा होता है। इसी मेंटल में संचरित हो रही 3 डायमेंशनल मैग्मा की धाराओं को ही कन्वेक्शनल करंट या संवहनीय धाराएं कहा जाता है। ये है दोस्तों मेंटल में चलने वाली संवहनीय धाराएं, जो कि 3 रूप में चलती हैं: हॉट प्लूम, लिटरल प्लूम एंड कोल्ड प्लूम। हॉट प्लूम मतलब निचले मेंटल का उच्च तापीय मैग्मा का ऊपर जाना,
होना। लिटरल प्लूम मतलब ऊपर से टकराकर भूपर्पटी के समानांतर नीचे नीचे ही दो विपरीत दिशाओं में संचरित होना। और कोल्ड प्लूम का मतलब होता है कि उसी मैग्मा का ठंडा होकर फिर से निचले मेंटल में प्रवेश कर जाना। इस प्रकार से मैग्मा का 3 डायमेंशनल सर्कुलेशन यहां पर निरंतर चलता रहता है। इसे ही हम कहते हैं संवहनीय धारा। ऑर्थर होम्स का कहना है, ध्यान से, ऑर्थर होम्स का कहना है कि मैग्मा का हॉट प्लूम जहां पर टकराकर विपरीत दिशाओं में जाता है, देखो एक टकराया और टकराकर मैग्मा इन विपरीत दिशाओं में जाता है, वहां पर लगता है डाइवर्जिंग फोर्स, DIVF लिख देता हूं, यहां पर भी लगेगा डाइवर्जिंग फोर्स मतलब अपसारी बल, क्योंकि यहां से लिटरल प्लूम दो विपरीत दिशाओं में जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस बिंदु पर देखें, इस बिंदु पर लगता है कन्वर्जिंग फोर्स। कन्वर्जिंग फोर्स का मतलब होता है अभिसारी बल। कन्वर्जिंग फोर्स लगता है मतलब दो प्रकार के बल लगते हैं। नंबर 1 डाइवर्जिंग फोर्स लगता है, डाइवर्जिंग फोर्स फोर्स मतलब अपसारी बल, अपसारी बल लगता है। और नंबर 2 कन्वर्जिंग फोर्स, कन्वर्जिंग फोर्स मतलब अभिसारी बल, अभिसारी बल लगता है। अपसारी बल का मतलब है केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, और अभिसारी बल का मतलब है एक ही ओर लगने वाला बल। इन दोनों बलों के प्रभाव से ही भूपर्पटी का निरंतर संचरण होता रहता है। ऐसी बात अपने इस सिद्धांत में ऑर्थर होम्स महोदय ने बताई है। ऑर्थर होम्स महोदय ने यही चीज एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही चित्र बनाओ जिसको मैं अब बढ़िया से लिखा पाऊंगा आपको। बनाओ चित्र, अच्छे से बनाना, इसकी बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के क्रम में बना पता है। इसकी जरूरत नहीं, ये चित्र बनेगा आपका। डाइवर्जिंग फोर्स का मतलब विपरीत दिशा में बल, तनाव मूलक बल, और कन्वर्जिंग फोर्स का मतलब है एक ही दिशा का बल मतलब संपीड़नात्मक बल। बना लिया, बना लिया, पल भी रिपीट होगा लिखाने के क्रम में। अब बना लिया तो चलो अब लिखो सभी सभी ध्यान से लिखो। ऑर्थर होम्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन, ऑर्थर होम्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रतिपादन भूगर्भिक भूगर्भिक साक्ष्य या गणनाओं के आधार पर, भूगर्भिक साक्ष्य या गणनाओं के आधार पर वर्ष 1928-29 में, वर्ष 1928-29 में किया था, पूर्ण विराम लगाएं, लिखें होम्स के अनुसार, होम्स के अनुसार मेंटल के निचले हिस्से, मेंटल के निचले हिस्से एवं ऊपरी क्रोड के समीप, मेंटल के निचले हिस्से एवं ऊपरी क्रोड के समीप नाभिकीय संलयन एवं विखंडन की प्रक्रिया से, नाभिकीय संलयन एवं विखंडन की प्रक्रिया से प्रचुर मात्रा में अंतर आणविक ऊर्जा मुक्त होती है। प्रचुर मात्रा में अंतर आणविक ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करो। रैले के नियम के अनुसार, रैले तरंग पढ़ाया हूं आपको, रैले के नियम के अनुसार जब शब्द काटो, रैले के नियम के अनुसार ऐसा लिखो, रैले के नियम के अनुसार ठोस पदार्थों में ऊर्जा का संचरण सामान्यतः, ठोस पदार्थों में ऊर्जा का संचरण सामान्यतः चालन क्रिया के माध्यम से होता है। ये तमाम साइंटिफिक बातें पहली बार आपको लिखा रहे हैं, सिद्धांत पहले भी पढ़ाते थे लेकिन ऐसी बात नहीं पढ़ाते थे। चालन क्रिया के माध्यम से होता है, परंतु यदि दो सतहों के बीच, दो सतह या दो परत कुछ भी लिख दो, दो बिंदु कुछ भी लिख दो, दो सतहों के बीच तापांतर क्यूरी तापमान से अधिक हो, क्यूरी तापमान से अधिक हो, और क्यूरी तापमान है दोस्तों 586 डिग्री सेल्सियस, क्यूरी तापमान से अधिक हो तो ठोस या प्लाज्मा पदार्थों में भी, ठोस या प्लाज्मा पदार्थों में भी शब्द मत लिखना, ठोस या प्लाज्मा पदार्थों में ऊर्जा का प्रवाह चालन नहीं बल्कि संवहन धारा के रूप में, चालन नहीं बल्कि संवहन धारा के रूप में होने लगता है, संवहन धारा के रूप में होने लगता है। पूर्ण विराम लगाओ, पैरा चेंज करो, लिखो निचला मेंटल एवं ऊपरी मेंटल की सिलिकेट लेयर के समीप, निचला मेंटल एवं ऊपरी मेंटल की सिलिकेट लेयर के मध्य
ऊपरी मेंटल के सिलिकेट लेयर के मध्य उच्च तापीय विरोधाभास के कारण, उच्च तापीय विरोधाभास के कारण मैग्मा की गर्म धारा, हॉट प्लूम, मैग्मा की गर्म धारा ऊर्ध्व संचरित होती हुई, मैग्मा की गर्म धारा, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की ओर संचरण, ऊर्ध्व संचरित होती हुई भूपर्पटी के नीचे, भूपर्पटी के नीचे ऊर्जा एवं मैग्मा का, भूपर्पटी के नीचे ऊर्जा एवं मैग्मा का संचयन करती है, के नीचे संचयन करती है। अब यहां पर मैग्मा का संचयन हो जाएगा, ऊर्जा का संचयन हो जाएगा, पूर्ण विराम लगाओ, पूर्ण विराम लगाओ, लिखो यह संचित मैग्मा, प्रोशन, ठीक है बेटा, यह संचित मैग्मा, यह संचित मैग्मा, मैग्मा लिखेंगे भूपर्पटी के समानांतर, भूपर्पटी के समानांतर दो विपरीत दिशाओं में, भूपर्पटी के समानांतर दो विपरीत दिशाओं में, दो विपरीत दिशाओं में मैग्मा के पार्श्व प्रवाह, मैग्मा के पार्श्व प्रवाह, ब्रैकेट लिखेंगे लिटरल प्लूम, मैग्मा के पार्श्व प्रवाह के रूप में संचरित होने लगता है, के रूप में संचरित होने लगता है तथा भूपर्पटी पर, देखो दो विपरीत दिशाओं में संचरित होने लगा, फैलेगा ऐसा, संचरित होने लगता है तथा भूपर्पटी पर अपसारी तनाव मूलक बल लगाता है, डाइवर्जिंग फोर्स लगाएगा, अपसारी तनाव मूलक बल आरोपित करता है, आरोपित करता है। पूर्ण विराम, फिर पहले चेंज करो, लिखो, लिखो मैग्मा का पार्श्व प्रवाह, मैग्मा का पार्श्व प्रवाह अपनी ऊष्मा ऊर्जा विसर्जित करता हुआ, अपनी ऊष्मा ऊर्जा विसर्जित करता हुआ ठंडा होकर, विसर्जित करता हुआ ठंडा होकर, ठंडा होकर कोल्ड प्लूम, कोल्ड प्लूम, कोल्ड प्लूम के रूप में निचले मेंटल की ओर, कोल्ड प्लूम के रूप में निचले मेंटल की ओर पुनः प्रवेश कर जाता है, पुनः प्रवेश कर जाता है, जहां जहां भूपर्पटी पर, जहां भूपर्पटी पर अभिसारी संपीडन बल, जहां भूपर्पटी पर अभिसारी संपीडन बल, अभिसारी संपीडन बल कार्य करता है, कार्य करता है। पूर्ण विराम, पहला चेंज करेंगे, इस प्रकार से मेंटल में मैग्मा के, मेंटल में मैग्मा के हॉट प्लूम, इस प्रकार से मेंटल में मैग्मा के हॉट प्लूम, लिटरल प्लूम एवं कोल्ड प्लूम के त्रिआयामी प्रवाह, थ्री डायमेंशनल सर्कुलेशन, त्रिआयामी प्रवाह, थ्री डायमेंशनल सर्कुलेशन को ही संवहनीय धारा कहा जाता है, संवहनीय धारा कहा जाता है, जिनके प्रभाव से धाराओं के ही प्रवाह दिशा में, जिनके प्रभाव से धाराओं के ही प्रवाह दिशा में भूपर्पटी का विस्थापन होता है, भूपर्पटी का विस्थापन होता है। पूर्ण विराम, बात समाप्त। बहुत साइंटिफिक थ्योरी है दोस्तों, बहुत साइंटिफिक थ्योरी है, और मैंने शानदार संश्लेषित रूप में लिखा है। यूपीएससी ने इसी सिद्धांत को प्लूम थ्योरी के रूप में पूछा है। यूपीएससी का प्रश्न है प्लूम थ्योरी, तो प्लूम थ्योरी यही है, इस रूप में प्लूम की बात करनी है, ठीक है, प्लूम थ्योरी की बात करनी है। क्लियर है दोस्तों सभी को? आ गया समझ में? संवहन धारा सिद्धांत समाप्त। छोटा सिद्धांत है, छोटा सिद्धांत। बढ़ू आगे। इसमें इतने ही प्रकार के बल मौजूद है बेटा, जितना पढ़ाया इसमें इतना, इस सिद्धांत के बारे में इतना, बाकी बल तो बहुत है, आगे पढ़ेंगे। संवहन का मतलब है ऊर्जा का त्रिआयामी संचरण।
या प्रवाह, ठीक है, ठीक है, ओके। ऑलमोस्ट बच्चों को हो गया। आयु से सर शॉर्ट लिखा है जी। बालिके जैसा आपका आदेश, आपके निर्देश मेरे सर आंखों पर मेरे आका। अब आप ही बची थी कुछ ज्ञान और देने के लिए बिटिया। बाहर बच्चों, बताया ना कि बनना तो आईएएस है, लेकिन पढ़ाओ सर आप मेरे हिसाब कि नहीं। पढ़ लो बिटिया, मान लो कि मुझसे पढ़ाना थोड़ा कम आता है, पर पढ़ लो, पढ़ा रहे हैं तो। और मैं चाहूंगा कि तुम जैसे योग्य विद्यार्थी आए और शॉर्ट में पढ़ाना शुरू कर दे, ठीक। चलो, तो अब नेक्स्ट आता है जियो मैग्नेटिज्म, भू चुंबकत्व। जियो मैग्नेटिज्म, हेडिंग दीजिए सभी, भू चुंबकत्व, चुंबकत्व, ठीक है, लिख दिया भू चुंबकत्व। चलो शुरू करते हैं, कुछ उदाहरण देता हूं। सुनो कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल, रात में जब हम सोने के लिए जाते हैं बिस्तर पर, हो सकता है बिछौना धरती पर लगा हो, ऐसा हो सकता है कि बिछौना आपका खाट पर लगा हो, पलंग पर लगा हो, या जिसे आजकल आप बेड कहते हैं, बेड में लगा हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। रवि मौर्य, ठीक है बेटा। ऐसा बेटा, नहीं इनकी आलोचना नहीं, इसका सिद्धांत बहुत सर्वमान्य है। टर्क्वाइट महोदय इसमें संशोधन करते, संशोधन ऑप्शनल में पढ़ते, बेटा इनकी आलोचना नहीं है, इनकी आलोचना नहीं है, ठीक है सिमरन, ओके बेटा। अब सुनो ध्यान से, जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमेशा ये बात बोलते हैं कि सोने के क्रम में सिर या कि दक्षिण दिशा में होना चाहिए या कि पूर्व दिशा में। याद करो सभी घर में, नोटिस करो आपके घर के सारे बिछौने ऐसे ही लगे होंगे। जब आप सोते होगे तो आपका सिर या कि पूर्व दिशा में होता होगा या कि दक्षिण दिशा में होता होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपका सिर उत्तर दिशा में हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण देता हूं, जैसे ही हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, तो हमारी डेड बॉडी को कैसे लिटाया जाता है, तो नोटिस करना, हमारी डेड बॉडी का सिर उत्तर की ओर होता है, पैर दक्षिण की ओर होता है, मतलब अपोजिट लिटा दिया जाता है। सिर उत्तर की ओर होता है और पैर दक्षिण की ओर होता है, एकदम ऐसा होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। मैं छोटी सी एक घटना का जिक्र आपके साथ करना चाहूंगा। मेरी उम्र रही होगी कोई ऐसे ही चौथी पांचवी क्लास की विद्यार्थी की, चौथे पांचवी क्लास की विद्यार्थी की रही होगी। मेरा एकदम शुरुआती शिक्षा दीक्षा दोस्तों एक बहुत ही शानदार सी गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। आज तो वो स्कूल उस तरह की नहीं रह गए, लेकिन मेरे टाइम पर एकदम मॉडल स्कूल हुआ करती थी। मॉडल स्कूल की संकल्पना नहीं थी, लेकिन रामचरण शुक्ल प्रिंसिपल हुआ करते थे। क्या तो दोस्तों उन्होंने अपने जमाने पर स्कूल का माहौल बनाया था। मतलब 7 पीरियड क्लास में लगते थे, 7 में 7 पीरियड क्लास में टीचर अवेलेबल होते थे, हर टीचर अलग अलग। वीक में 5.5 दिन क्लास होती थी। सैटरडे को सायंकाल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज होती थी। संडे वीकेंड ऑफ होता था, ऑफ होता था। बट प्रत्येक दूसरे संडे को स्कूल के बच्चों को स्कूल में आकर स्कूल प्रांगण साफ करना होता था। बच्चों की ड्यूटी लगती थी, पर बड़े बच्चों की ड्यूटी लगती थी। वो 9th 10th की 10th तक मेरी स्कूल हुआ करती थी। 9th 10th के बच्चों की लगती थी स्कूल प्रांगण साफ करने के, बच्चे साफ करते थे, कोई और नहीं। लेकिन एकदम स्कूल नीट एंड क्लीन और शानदार पढ़ाई हुआ करती थी। एकदम गवर्नमेंट स्कूल थी, सरकारी स्कूल थी दोस्तों। एकदम वो स्कूल पूरी तरह से कबाड़ हो चुकी है, अब ऐसा समझो कि भैंस खाना हो चुकी है। पर दोस्तों एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। क्लास का टाइम बहुत अच्छे से याद कर पा रहा हूं। 10:30 बजे प्रेयर का टाइम शुरू होता था। हम सब प्रेयर में होते थे। प्रेयर के बाद 11 बजे से क्लासेस शुरू होती थी। हम जैसे शाम में 3:30 बजे फ्री होते, 4 बजे तक घर पहुंचते। 3:30 बजे फ्री होने के बाद भी एक लास्ट प्रेयर होती थी। उस समय पर यह परंपरा पहली बार लाई गई थी कि लास्ट प्रेयर हुआ करती थी। उसके बाद हम 4 बजे घर पहुंचते फटाफट कुछ नाश्ता वगैरह करते, कुछ खाते पीते। गांव में नाश्ते का कॉन्सेप्ट नहीं होता। गांव में तो बस वही रोटी, नमक घी और शक्कर डाल के, कुछ भी दूध डाल के कुछ भी दे दिया, पर दे दिया, कुछ ऐसा होता था। वहां मैगी का चलन उस समय नहीं हुआ करता था जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं। खाए और चंपट लिए खेलने के लिए भागे। खेल कर जब लौटते दोस्तों तो इतने थके होते थे, सही बताएं कि पढ़ने का होश कहां रहता था। लेकिन दादाजी के डर के मारे पढ़ते। घटना इसकी बता रहे हैं, अपने स्कूल की कहानी नहीं बता रहे, बहुत ध्यान से सुनना। पढ़ते और आकर फटाफट बिस्तर में लेटते और कैसे भी गिरते और सो जाते। जब बिस्तर में गिरते और सो जाते तो थोड़ी देर बाद दादी हमारी आती, दादी आती और दादी पैर घसीट घसीट कर सीधा लेटाती। तो हम लोग बोलते, चिल्लाते कि दादी क्यों ऐसा कर रही हो। दादी बोलती, इधर की ओर सिर करके लेटेगा तो रात में सपने में राक्षस आएगा। सुनते जाना ध्यान से कहानी। जिधर सिर करके अभी लेटा है, अगर ऐसे लेटेगा तो रात को सपने में राक्षस आएगा। मेरी दादी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बड़ा साइंटिफिक व्यवहार था उनका। हर चीजों में बड़ा ही साइंटिफिक व्यवहार था। उनको विज्ञान का लेश मात्र का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। ओके, आगे बात करता हूं, आगे बात करता हूं। तो दादाजी हायर क्वालिफाइड थे दोस्तों। 2 भाई थे हमारे दादाजी, सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा, श्री अनिरुद्ध प्रसाद मिश्रा। सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा आपके
प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के डीन होकर रिटायर हुए और अनिरुद्ध प्रसाद मिश्रा छोटे भाई थे हमारे दादाजी के, वो बेसिकली, और हमारा जीवन उन्हीं के पास ज्यादा पला है, मध्य प्रदेश सरकार में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर हुआ करते थे और वो रिटायर हुए। और मजे की बात, मेरी दादी दोनों बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई थी उस दौर पर, लेकिन बेहद व्यवहारिक थी, बेहद, और बेहद साइंटिफिक विचारधारा की टेम्परामेंट की। बोले बात ऐसे नहीं सुना है राक्षस आ जाएगा। वो राक्षस मुझे कभी समझ में नहीं आया दोस्तों। वो राक्षस समझ में कब आया, जब ध्यान रखना 7th क्लास में पहुंचा और 7th क्लास की कहानी सुनाते, हर कहानी जियोमेट्री टीचर से जुड़ी है, अच्छे से याद करना, अच्छे से याद करना। वो कहानी 7th क्लास में कुछ कुछ समझ में आई कि आखिर ये है क्या। एक दिन प्रेयर के बाद दोस्तों हम पहुंचे और हमारी क्लास में हमारे जो क्लास टीचर, पहली ही क्लास हमारी विज्ञान की लगती थी, तब हम हिंदी माध्यम में थे, उसको साइंस नहीं कहते थे, विज्ञान कहते थे, पहली क्लास विज्ञान की। ऊपर एक हुक में एक पतला धागा बना था, उस धागे में ऐसा हुक था और उस हुक में एक कुछ ऐसा छोटा सा एक लोहे जैसा कुछ टुकड़ा लाल रंग के पेंट के साथ इस हुक में लटका हुआ था। हमें नहीं पता था वो क्या है, हमें पता भी नहीं था दोस्तों वो क्या है, ये लटका हुआ था ऐसे। टीचर आए, अटेंडेंस लिया, अटेंडेंस लेने के बाद बहुत डरते थे हम लोगों से अटेंडेंस लेने के बाद, क्योंकि क्या तो धान कुटाई होती थी दोस्तों, ऐसे नहीं कुटाई होती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो हमारे मैथ वाले टीचर हुआ करते थे, जब पीटना होता था तो बच्चे को उठा के पटक देते थे, उसके पीठ में बैठ जाते थे, घूसे से ले घूसा दम देते थे। और सच बताऊं, वो दौर था दोस्तों कि ऐसे खासी अच्छी पिटाई भी होती थी और पेरेंट्स आते थे और बोलते थे मास्टर साहब अच्छा किया आपने, ठीक पीटा, थोड़ा सा और पीटिए। और आज बच्चों को एक झापड़ लगा कर दिखा दो, बोला FIR हो जाती है दोस्तों, FIR हो जाती है, समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों ये एक टीचर का सम्मान हुआ करता था, लेकिन क्या तो क्रीम बच्चे निकलते थे यार उस दौर में। मतलब मैं सच बताऊं, मेरे अलावा मेरे बैच के लगभग उस समय पर उस क्लास में 65-70 बच्चे हुआ करते थे, जो भी 10th पास करके निकले हैं। 10th पास करते समय 42-45 बच्चे रह गए थे, जो भी निकले सब क्रीम पोस्ट में है, सब अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे अलावा। पर दोस्तों मैं आपके साथ रहकर इतना खुश हूं कि मैं उनसे कहीं किसी तरह से अपने आप को ना कम मानता हूं, ना कोई और मानता कि किसी भी तरह से कम है। आगे ध्यान से सुनना। इसलिए टीचर से बहुत डर हुआ करता था। अरे यार जिनकी बात कर रहा हूं, CSP मिश्रा नाम हुआ करता था सर के, साइंस वाले टीचर हुआ करते थे। एक बच्चे में एक डंडे तोड़ते थे, डंडे को लाठी बोला जाता था, डंडा नहीं बोलते थे। एक बच्चे में एक लाठी पीट कर तोड़ दिया करते थे। 70 के आसपास बच्चे हुआ करते थे और सच बताऊं 50 लाठियां मंगाया करते थे पीटने के लिए, जिस दिन पीटना होता था तो इतना पिटाई होती थी। लेकिन क्या तो शानदार पढ़ते भी थे दोस्तों कि एक टॉपिक ना बने वाला मजाल क्या। तो सुनना ध्यान से, वो अटेंडेंस के बाद एक बच्चे को खड़ा किया, बोले रजनीश खड़ा हो जा। मुझे आज भी याद रजनीश का चेहरा। रजनीश फिर 8th क्लास के बाद चला गया था, पढ़ने के लिए चला गया था खंडवा में, उसके पिताजी इंजीनियर थे, वहां चला गया था। और उसके बाद वो भी आज बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत बड़ा इंजीनियर है। तो बोले तू खड़ा हो जा। रजनीश साहब बोले इसको एक काम कर, जिस दिशा में लटका है, पहले तो बोले अच्छे से देख ले। अच्छे से देखा, उसमें एक और N लिखा था और एक और साउथ लिखा था। बोले इसे जानता है क्या है? बोले ना। हम सबसे पूछा क्या जानते हो क्या? हम लोग बोले ना। इशारे से बोले ना सर नहीं जानते, बहुत मुख से खुलकर बोल नहीं सकते थे। और फिर बोले कि अच्छा काम कर, अपने पॉकेट से निकालते हैं चॉकलेट। इतना दुष्ट मास्टर, मतलब तो हमको भी लगता था कितना दुष्ट है। आज लगता है कि वाह, आज तो मिलते हैं तो हम उनके चरणों में लोटपोट हो जाते। सच बताएं, पीछे अभी एक फंक्शन में हम उनसे मिले थे और उनके चरणों में मैं लोटपोट हो गया था। और मैं बोला कि सर आपका कमाल है कि आज हम जो भी कर रहे हैं और हमारे बच्चे जो कर रहे हैं वो सब कुछ में आपकी देन है। मैंने बोला आपका ज्ञान मेरे पास बस नहीं है, मैं तो कहां कहां आपका ज्ञान देता हूं। और ध्यान से सुनना। और वो उठते हैं, आज उठाते हैं, एकदम गले लगा लेते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं, कितनी बातें करते हैं, मिलते हैं, ऐसा लगता है जैसे जब मैं मिल गया हूं तो उनके जिगर का टुकड़ा मिल गया हो। इतनी बातें करते हैं दोस्तों, जो तब इस प्रकार पीटा करते थे। ऐसे आपके साथ होगा, जितना भी आज डांटता हूं ना, कल जब आप मिलोगे तो उतना ही आपसे प्यार करूंगा बेटा, उतना ही स्नेह करूंगा। अब इसको कहा उन्होंने, चॉकलेट निकाली, एक ही चॉकलेट निकाला, उतने बच्चों के बीच में एक चॉकलेट निकाली। और चॉकलेट भी बहुत अच्छे से याद है, एकदम शुरुआती दौर पर हमारे गांव की सबसे अच्छी एक टॉफी हुआ करती थी, आज भी आती है, इक्लेयर्स की टॉफी बहुत अच्छी टॉफी हुआ करती थी और हम लोग को मिल जाए तो बड़ा मजा आया करता था उसमें। ओके, तो दोस्तों निकाला और निकाल कर कहा कि जो बच्चा ये जो लटका हुआ है ना, जिस डायरेक्शन पर है इससे दूसरी डायरेक्शन पर इसे मोड़ देगा और मोड़कर वहां पर रोक देगा, उसको आज मैं ये टॉफी दूंगा। चॉकलेट नहीं कहा, टॉफी, ये मैं टॉफी दूंगा। हम लोग बड़े खुश, वाह आज टॉफी मिलेगी सर के माध्यम से, बाकी तो रोज डंडे ही खाने को मिलते थे डंडे ही खाने को मिलते थे। ओके, अब दोस्तों सब बारी बारी से आते गए, उसको चुपचाप धीरे धीरे पकड़ कर कहीं यहाँ रोकते, कहीं यहाँ रोकते, कहीं यहाँ रोकते, जैसे छोड़ते वो जाकर पर्टिकुलर अपने ही डायरेक्शन पर चला गया। उनको पान खाने का शौक था तो ये किए, और ये कह के बाहर एक गोमती हुआ करती थी, गए उससे पान खाकर आए और पान खाकर आए। बोले हाँ तो चलो बताओ किसको टॉफी चाहिए थी, कौन लड़का सफल हुआ ये करने में? क्यों कोई सफल हुआ होता, सब चुप, किसी को टॉफी। तो वो टॉफी उठाए और फिर अपने पॉकेट में डाले। सच बताऊं दोस्तों, जिस समय पर वो टॉफी उठाकर अपने पॉकेट में डाल रहे थे, ऐसा लग रहा था हमारा कलेजा निकाल कर लिए जा रहे हो। सब बच्चों की ऐसी नजर थी टॉफी की तरफ, सच में नहीं देंगे क्या? नहीं दिया, उन्होंने दिया भी नहीं, क्योंकि हम सफल भी नहीं हुए थे, हम कर भी नहीं पाए थे। तब उन्होंने बताया ये कुछ और नहीं, यह बार मैग्नेट है। क्या बताया उन्होंने? यह कुछ और नहीं, यह बार मैग्नेट है। और फिर उन्होंने पहली बार दोस्तों बार मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट बताया। बार मैग्नेट को एक पेपर पर रखा उन्होंने, कुछ इस तरह से। ये बार मैग्नेट को उन्होंने एक पेपर पर रख दिया दोस्तों, बार मैग्नेट की बात कर रहा हूं, एक पेपर पर रखा और बार मैग्नेट के नॉर्थ को साउथ की ओर रखा और साउथ को नॉर्थ की ओर रखा, क्योंकि ये ऐसे मुड़ता था, सॉरी नॉर्थ को साउथ की ओर, ऐसा यहां पर जस्ट फिट, इसको साउथ ऐसा उल्टा करके रखा और उल्टा करके रख के दिखाया, पूरा एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे चुंबकीय किरणें, जो अदृश्य चुंबकीय किरणें हैं, वो नॉर्थ से तो निकलती हैं और नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाकर डूब जाती हैं।
नॉर्थ से निकली और साउथ में जाकर कुछ ऐसी डूबती है। प्रॉपर उन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करके दिखाया दोस्तों, प्रॉपर उन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट को करके इसको दिखाया और फिर सारा का सारा मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू किया और बताया कि ये इसलिए ऐसा है, ये इसलिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाके रुकता है क्योंकि पृथ्वी में भी चुंबक पाया जाता है और पृथ्वी में पाए जाने वाले चुंबक के उसी गुण को ही भू चुंबकत्व कहा जाता है, जियो मैग्नेटिज्म कहा जाता है। ये इसके माध्यम से वह हमें इतनी बात समझा डाले कि पृथ्वी में भी चुंबक का गुण पाया जाता है और उस चुंबक के गुण को भू चुंबकत्व कहा जाता है, जियो मैग्नेटिज्म कहा जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे सर आप दादाजी की बात कर रहे हैं, दादा दादी के पास आप रहते थे, पिताजी के पास क्यों नहीं रहते थे? पिताजी मेरे थोड़ा वही समझ लो जैसे सबके पिता होते हैं, पिताजी के हमारे जूते थोड़ा ज्यादा ही मजबूत थे, ज्यादा ही कुछ मजबूत हुआ करते थे। एक वाकये की बात बताता हूँ। सेकंड क्लास में था, आपको फिर घटना जोड़ूंगा यहाँ पर। सेकंड क्लास में था, एग्जाम था, पता नहीं था कि एग्जाम सारे के सारे दिए जाते, एक दो पेपर दिए, तीसरे एग्जाम में दोस्त बोले चलो खेलने चलना है, गांव की एक आम की डाली थी, आम की डाली में गए, भागकर खेल रहे हैं। पापा जी घर आए हुए थे, पापा जी मेरे वीएस हैं, पोस्ट से रिटायर कर गए हैं, रिटायर कर गए, वेटनरी सर्जन है, बेसिकली डॉक्टर हैं, रिटायर कर गए हैं पापा जी मेरे। तो पापा जी घर आए हुए थे, उस समय पर उनके मध्य प्रदेश में सागर पोस्टिंग थी, घर आए हुए थे। और जब मैं एग्जाम देने नहीं पहुंचा तो टीचर्स, क्योंकि ठीक है पढ़ने लिखने में ठीक ठीक स्थितियां थी, वाइब्रेंट स्टूडेंट हुआ करता था, ये बात तय है, सत्य है दोस्तों। तो टीचर ने जस्ट खबर पहुंचाई घर की, कहाँ गया है, एग्जाम देने क्यों नहीं आया है? तो घर वाले एकदम परेशान, किए घर से तो गया है पढ़ने, स्कूल ही गया है, कहाँ चला गया? स्कूल बहुत दूर हुआ नहीं करती थी। पापा जी निकले घर से, दादाजी भी रिटायर थे ही तो दादाजी भी निकले, हम वहाँ गांव में आम की डाली पर झूल रहे थे बच्चों के साथ। इतनी पिटाई किया, सच बताऊं पिताजी ने दोस्तों, इतनी पिटाई किया, इतनी पिटाई किया कि मुझे ऐसा लग रहा, आज वो याद आता दिन कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हे भगवान कोई तो ऐसा आए जो बचा ले, नहीं आज मैं मर जाऊंगा। इतना पीटा था, मतलब लिटरली अंदर से कराह कराह कर आवाज निकल रही थी कि कोई तो बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, आज मुझे इतनी मार पड़ रही है। और मारा भी था, डैडी ने उतना ही पीटा था दोस्तों, लेकिन वो पहला और अंतिम बंक था। उसके बाद जीवन में भला बंक करना सपने में भी नहीं सपने में भी नहीं आया। पीटा और पीट कर फिर ले गए, बैठाए, जो भी लगभग 1.5 घंटे का पेपर का समय बचा था, पेपर दिया, 2 घंटे का टाइम हुआ करता था उस समय पर, हम लोगों को मिलता था। पेपर दिया और पेपर देकर ठीक है अच्छा रिजल्ट था उसमें भी, पेपर होता कितना है बच्चों का, ठीक है इतनी पिटाई हुआ। तो पापा जी का डर इतना हुआ करता था कि मैं उनके पास कभी नहीं जाता था पढ़ने, मेरे भैया उनके पास रहते थे। पापा जी के पास रह के मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। 8वीं क्लास तक मैं हमेशा अपने गांव में पढ़ा, एकदम सरकारी स्कूल में पढ़ा, हिंदी माध्यम के स्कूल में पढ़ा। फिर 9वीं क्लास भोपाल चला गया, पिताजी के पास ही जाना पड़ा, 9वीं क्लास फिर भोपाल चला गया, फिर वहां के बाद कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई। खैर, तो मैं बताना चाहता हूं कि जीवन की वह 8वीं क्लास तक की मेरी पढ़ाई इतनी उत्तम रही है दोस्तों, इतनी गजब की रही है कि मुझे बहुत खुशी है। और आज भी मेरे जीवन में उस गवर्नमेंट स्कूल की महक भरी हुई है और हर कदम पर मुझे लगता है काश मुझे वही शिक्षक मेरे पूरे उम्र मिले होते। हालांकि मुझे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौरान जब अपने यहाँ पर मास्टर क्लासेस वगैरह कर रहा था, बहुत अच्छे सर मिले, कीर्तिबाज सर मिले थे, माथुर सर मिले थे, सब टीचर बहुत अच्छे थे। लोगों टीचर की बहुत महत्ता होती है एक विद्यार्थी के जीवन में। तो उन्होंने समझाया कि अब आगे जियोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या, तो बोले अब बताओ पृथ्वी में चुंबक आया कहां से। पूछा उन्होंने कि जल्दी से सभी बच्चों बताओ पृथ्वी में चुंबक आया कहां से। तो फिर कहानियां 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 सुनाना शुरू किया और कहानी से उन्होंने ये बात बता दी कि पृथ्वी में चुंबक कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि चुंबक एक गुण है जो कि अंदर से पैदा होता है। बाकी हम बहुत नहीं समझ पाए थे 7th क्लास में कि एक गुण है जो अंदर से पैदा होता है, पर वो अंदर से कैसे पैदा होता है उस कहानी को मैं आपको आज समझाने वाला हूं। तो लिखो सभी के सभी दोस्तों, भूत चुंबकत्व की शुरुआत को लिखो। हमारी पृथ्वी हमारी पृथ्वी पृथ्वी भी हमारी पृथ्वी भी एक दंड चुंबक के भांति हमारी पृथ्वी भी एक दंड चुंबक के भांति व्यवहार करती है, एक दंड चुंबक के भांति व्यवहार करती है, जिसका जिसका उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक दक्षिण के समीप उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक दक्षिण के समीप भौगोलिक दक्षिण के समीप तथा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक उत्तर के समीप अवस्थित है। भौगोलिक उत्तर के समीप अवस्थित है, दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक उत्तर के समीप अवस्थित है, समीप अवस्थित है, पूर्ण विराम लगाएं। भू चुंबकत्व की इस दशा को नॉर्मल पोलैरिटी के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल पोलैरिटी के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल पोलैरिटी के नाम से जाना जाता है। पूर्ण विराम। पहले ये चित्र दोनों बनाओ, फटाफट चित्र बनाते चलना। दिशा, चुंबकत्व की दिशा कुछ ऐसे ही दिखाना। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तीर का निशान नीचे से निकलेगा और इधर की ओर जाएगा। जहां से निकल रहा वो नॉर्थ होगा, जहां डूब रहा वो साउथ होगा। बनाओ दोस्तों। अरे बेटा आप लोग तो इस डिस्कशन में बन गए, पहुंच गए कि सर कहां से हैं, सर मध्य प्रदेश से, कहां से? अरे बेटा मूल रूप से हम मध्य प्रदेश से नहीं, मूल रूप से हम उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले से हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से। कहानी फिर अलग है कि हम मध्य प्रदेश कैसे पहुंचे। तो मैंने बताया ना, मेरे छोटे बाबा
जिनको दादाजी आप लोग कहते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार में थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मध्य प्रदेश में और चीजें बनती चली गई और हम वहीं के हो गए। अंजलि चौहान, जो भी लिखा है बेटा मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ध्यान रखना जो मैंने बताया है वो यही है कि फर्स्ट ओरोजेनी की शुरुआत आर्कियोजोइक टाइम पीरियड से हुई और वो चलती रही प्रोटेरोजोइक कालखंड तक। ध्यान रखना बेटा, जो भी पढ़ाता हूं त्रुटि रहित पढ़ाता हूं। अब ये बात अवश्य है कि अब आपकी पुस्तक ने, आपके टेस्ट ने, आपके टीचर ने, आपके मेंटर ने, आपके फलाने ने क्या बताया है, मैं उसके लिए क्या करूं बेटा। हर बैच में नई नई बातें बच्चे बताते हैं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने क्या पढ़ाया कि आर्कियोजोइक टाइम पीरियड समाप्त हो रहा था, प्रोटेरोजोइक शुरू हो ही रहा था, कि उस समय पर ये फर्स्ट ओरोजेनी हुई, जिसको जिसको प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी कहते हैं। चूंकि ये दो कालखंडों की ओरोजेनी है, इसीलिए इसे आर्कियोजोइक ओरोजेनी नहीं बल्कि क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी कहते हैं। दो कालखंडों में घटित हुई थी ये। अब जब दो कालखंडों में घटित हुई तो ज्यादा बड़ा कालखंड प्रोटेरोजोइक का है, इसलिए पुस्तकें प्रोटेरोजोइक मान लेती हैं बेटा। बट शुरुआत इसकी कब से हो गई थी, आर्कियोजोइक कालखंड से हो गई थी बेटा। ओके, बन गया ये। अब लिखो हेडिंग दो, लिखो भूचुंबकत्व के कारण। क्यों, आखिर भूचुंबकत्व क्यों होता है, कारण लिखेंगे, कारण, कॉजेस। भूचुंबकत्व के कारण लिखो नंबर 1, पहला बिंदु, डायनामो का सिद्धांत। डायनामो का सिद्धांत, दो सिद्धांत समझा देते हैं, 3-4 सिद्धांत पर आपको 2 सिद्धांत जीएस के लिए समझा देते हैं, मुझे लगता है उतना पर्याप्त रहेगा। डायनामो का सिद्धांत, भूचुंबकत्व का कारण, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। डायनामो ने क्या समझाया, डायनामो ने क्या समझाया कि माना कि यह है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी है, यहां कहीं पृथ्वी का केंद्र है, सॉरी, यहां कहीं पृथ्वी का केंद्र है, केंद्र के सापेक्ष पृथ्वी का ये इनर कोर है और इनर कोर के ऊपर पृथ्वी का ये आउटर कोर है। आउटर कोर के बारे में आप सभी जानते हैं कि तरल अवस्था में है, जबकि इनर कोर पूरी तरह से ठोस अवस्था में है, पूरी तरह से ठोस अवस्था में। यह भी आप सबको मैंने पढ़ाया कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष के परितः, मतलब अक्ष का मतलब हो गया एक्सिस, अपने अक्ष के परितः ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निरंतर रोटेशन कर रही है। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से हमारे पृथ्वी का जो इनर एंड आउटर कोर है ये भी रोटेट कर रहे हैं, और इनके रोटेशन की वजह से, ध्यान से, चूंकि रोटेशनल वेलोसिटी दोनों की बराबर नहीं है, इनर कोर एवं आउटर कोर की रोटेशनल वेलोसिटी अलग अलग है। एक थोड़ा तेजी से घूमेगा, जो बाहर है वो तेजी से घूमेगा, और जो अंदर है केंद्र में है वह धीरे धीरे घूमेगा। जैसे भी एक बच्चे ने पूछा था ना सर, इक्वेटर और पोल कैसे अलग अलग दर से घूम सकता, तो घूम सकता है, वैसे ही ये कि इनर एंड आउटर कोर दोनों ही अलग अलग विभेदी दर से घूर्णन करते हैं, विभेदी दर से घूर्णन करते हैं। और इस घूर्णन के कारण इनके किनारों पर, इस किनारे पर बेटा यहां पर लगता है घर्षण बल। कौन सा बल लगता है, घर्षण बल लगता है। तो इस घर्षण बल से मुक्त होती है एक प्रकार की ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इस विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक विशिष्ट गुण है भूचुंबकत्व। इन दोनों के बीच जो घर्षण लगता है और इन दोनों के बीच जो गति पाई जाती है, इस गति का नाम दिया है डायनामो ने चर्निंग मोशन। चर्निंग मोशन। अब ये चर्निंग मोशन कैसा होता है, आप मथानी समझते हैं ना दोस्तों, मथनी जो बेसिकली दही से मक्खन निकालने वाली मथनी होती है। आप देखा होगा मम्मी लोग क्या करती थी, पहले ऐसी वाली मथनी मथती थी कि उसमें से जो दही होता था वो भी घूमता था, मथनी भी घूमती थी, पर मथनी की गति अधिक होती थी, दही के घूमने की गति मथनी के प्रभाव से कम होती थी। इसलिए दोनों के बीच जब घर्षण लगता था तो हल्का तत्व मक्खन बाहर आ जाता था और छाछ नीचे रह जाता था। ठीक इसी प्रकार से दोनों के बीच में जो घर्षण लगता है, मथनी की जो गति होती है उसको ही चर्निंग मोशन कहते हैं। तो इन दोनों के बीच जो आंतरिक क्रोड है वह बाह्य क्रोड में मथनी की तरह घर्षण लगा रहा है, और इस घर्षण की वजह से जो मुक्त होती है ऊर्जा, चर्निंग मोशन की वजह से जो मुक्त होती है ऊर्जा, यहां निकलती फ्रिक्शनल एनर्जी, घर्षणात्मक ऊर्जा निकलती है, यही ऊर्जा ही पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है। ऐसी बात बताया डायनामो महोदय ने। ऐसी बात किसने बताया है, डायनामो महोदय ने बताया है। तो सबसे पहले मैं यही बात क्यों ना लिखा दूं, तो लिखो सभी के सभी, लिखो डायनामो के अनुसार, भारी लौह चुंबकीय पदार्थों से निर्मित, भारी लौह चुंबकीय पदार्थों से निर्मित आंतरिक ठोस क्रोड एवं बाहरी तरल क्रोड के मध्य, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से चर्निंग मोशन की स्थिति बनती है। चर्निंग मोशन, मथनी की गति मत लिखेंगे, चर्निंग मोशन ही लिखेंगे। चर्निंग मोशन की स्थिति बनती है, चर्निंग मोशन की स्थिति बनती है, पूर्ण विराम लगाएं। अर्थात दोनों के मध्य विभेदी घूर्णन, अलग अलग दर से घूर्णन हो रहा, केंद्र धीरे घूम रहा है और बाहरी भाग तेजी से घूम रहा है, तो विभेदी घूर्णन से लगने वाले घर्षण बल
से लगने वाले घर्षण बल से मुक्त होने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा ही पृथ्वी के चुंबकत्व की मूल वजह है। पृथ्वी के चुंबकत्व की मूल वजह है। पूर्ण विराम बताते हैं अभी तुमको आदित्य बेटा, पक्का बताते हैं, मूल वजह है। नेक्स्ट दूसरी बात लिखेंगे रदरफोर्ड का सिद्धांत। ठीक है, ठीक। अब रदरफोर्ड ने क्या समझाया पहले समझो इस बात को, हर बात पहले समझनी है, आफ्टर दैट लिखनी है। रदरफोर्ड ने बताया कि मान लो पृथ्वी को हम आधा काट के देखें, यहां पर मान लो कि ये है आंतरिक ठोस क्रोड। आंतरिक ठोस क्रोड के ऊपर यहां प्राप्त होता है बाह्य तरल क्रोड। फिर इसके ऊपर प्राप्त होता है ये जो प्राप्त होता है ये बेसिकली प्लाज्मेटिक लेयर है। लोअर मेंटल की ये प्लाज्मेटिक लेयर है ना। अब इतने की ही बात करते हैं। 3 परतें हैं। ये हो गया आपका कोर, ये जो प्राप्त हो रहा है ये हो गया आपका आउटर कोर, और ये वाला जो हिस्सा प्राप्त हो रहा है ये हो गया लोअर मेंटल। रदरफोर्ड का कहना है कि पृथ्वी में अभी भी मैग्मा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया चल रही है। मैग्मा पृथक्कीकरण की वजह से जो भारी खनिज हैं वो धीरे धीरे केंद्र की ओर डूब रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो हल्के खनिज हैं वो हल्के खनिज सतह की ओर उत्प्लवित हो रहे हैं। हल्के खनिज सतह की ओर जा रहे हैं, ये हल्के खनिज हैं वो सतह की ओर जा रहे हैं, जबकि भारी खनिज केंद्र हैवी, जैसे Fe2O3 मैं इसमें लिख दूं Fe2O3 ये केंद्र की ओर, बट Al2O3 ये कहां की ओर जा रहा है? ये बाहर की ओर जा रहा है। SiO2 ये कहां जा रहा है? ये बाहर की ओर जा रहा है। बोले इस प्रक्रिया की वजह से हो क्या रहा है, ध्यान से सुनेंगे। इस प्रक्रिया की वजह से होता क्या है कि जो ये कोर है और मेंटल है, कोर और मेंटल के बीच में एक विशिष्ट प्रकार की तरंग जन्म ले लेती है। क्या जन्म ले लेती है? विशिष्ट प्रकार की तरंग जन्म ले लेती है, और मेंटल में इस तरह की तरंगें निरंतर संचरित होती रहती है चारों ओर। इसी प्रकार की तरंग बन जाती है, और पूरे के पूरे मेंटल और कोर के बीच, मतलब जहां पर गुटेनबर्ग की संबद्धता रेखा थी, ये जो लाइन प्राप्त हो रही है, दिस वन, ये है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। यहां पर भी लिख देता हूं बेटा, ये कौन सी लाइन है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन, आगे वाली बात लिख लेना, डिसकंटिन्यूटी लाइन। इसके पास पूरे के पूरे मेंटल और कोर के बीच इस प्रकार की तरंगें चलती रहती हैं, और तरंगों में भी ऊर्जा होती है, तो यही तरंग से मुक्त होने वाली ऊर्जा ही पृथ्वी के चुंबकत्व का मूल कारण है। ऐसी बात समझाई इन्होंने। तो लिखेंगे, सभी के सभी चित्र बनाते चलेंगे। लिखेंगे कि रदरफोर्ड के अनुसार, चित्र सारे बनाएंगे। रदरफोर्ड के अनुसार निचले मेंटल एवं बाहरी क्रोड के मध्य अभी भी मैग्मा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया चल रही है। उर्मिला जांगिर समझ नहीं पाया बेटा, आपने क्या पूछा है, क्या कहा है? प्रक्रिया चल रही है, पूर्ण विराम। लिखो, इस प्रक्रिया के प्रभाव से गुटेनबर्ग की असंबद्धता रेखा के समीप, इस प्रक्रिया के प्रभाव से गुटेनबर्ग की असंबद्धता रेखा के समीप ऊर्जा तरंगें संचरित होने लगती हैं। पूर्ण विराम। लिखे, इन तरंगीय प्रवाह से, इनकी जगह इस लिख देंगे, इस तरंगीय प्रवाह से मुक्त ऊर्जा ही पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है। पूर्ण विराम। अब ये चित्र बना देंगे। जितेंद्र बेटा सारे सिद्धांत मान्य हैं, मतलब सब एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक प्रक्रिया काम कर रही है, सारी प्रक्रियाएं साथ साथ काम करती हैं। प्रतीक्षा, संवहनी धारा मेंटल एवं कोर दोनों में प्रभावित होती है? नहीं बेटा, संवहनी धाराएं बेसिकली, उसमें टर्कवाइट ने संशोधन प्रस्तुत किया है, पर आपको उतना जानना है, संवहनीय धारा का सिद्धांत जो आर्थर होम्स ने दिया था वो मेंटल के बारे में दिया था, ठीक है। और मेंटल में भी अब आपको बता दो, संवहनीय धाराओं का संबंध दुर्बलता मंडल से है, केवल दुर्बलता मंडल से है, ठीक है प्रतीक्षा।
बन गया चित्र। बेनेलम का भी मत आता है, पर बाकी आप दो सिद्धांत लिख दिए, दो मत लिख दिए हैं, बस इतना बहुत है, इतना बहुत है। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे? नीचे चित्र बनाने के बाद लिखे, पैरा चेंज करके लिखेंगे, लिखे कुछ विद्वानों ने इनके अलावा भी, कुछ विद्वानों ने इनके अलावा भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, पूर्ण विराम, इनके अलावा भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, पूर्ण विराम, बात समाप्त। ठीक है, बस तो ये थे बेसिकली भूचुंबकत्व के कारण। ठीक है ना, अब आगे हमें लिखना है, अभी आगे लिखना है, नेक्स्ट लिखेंगे, हेडिंग देंगे भूचुंबकत्व के गुण, भू चुंबकत्व के गुण या आधार, इन्हीं को गुणों के रूप में आधार भी लिखते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म कह देते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म या प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब क्या है इसके गुण, गुणों के संदर्भ में समझना है, गुणों के संदर्भ में समझना है। सबसे पहला गुण है इसका, सबसे पहला गुण है, डैश देकर सभी लिखेंगे कि पृथ्वी का चुंबकीय मान, पहला गुण लिखेंगे, पृथ्वी का चुंबकीय मान हमेशा समान नहीं रहता, हमेशा समान नहीं रहता, बल्कि बल्कि कभी तो यह वृद्धिमान में होता है, कभी तो यह वृद्धिमान में होता है, तो कभी ह्रासमान में। वृद्धिमान मतलब कभी चुंबकीय मान अधिक होगा तो कभी चुंबकीय मान कम होगा, ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं। इन सबके सटीक कारण अभी तक विज्ञान खोज नहीं पाया है। बेटा आपके मन में आया होगा सर ऐसा क्यों होता है? इन सबके सटीक कारण बेसिकली विज्ञान अभी तक खोज नहीं पाया है, पर अब चल रही है, इनमें चीजें चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, है ना। जैसे कुछ लोगों ने बताया है कि जब पृथ्वी के अंतरतम में रेडियो एक्टिविज्म बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, तो चुंबकत्व का मान घट जाता है। मतलब लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें की है, लेकिन अभी इन पर एकदम स्पष्ट थ्योरी नहीं है। पर यह जरूर पता है प्रयोगों से कि कभी चुंबकत्व का मान अधिक होता है, कभी कम। अधिक का मतलब वृद्धिमान और कम का मतलब ह्रासमान होता है। तो इसके लिए आपको एक ग्राफ चित्र बनाना पड़ेगा, ऐसा ग्राफ चित्र चुंबकत्व के वृद्धिमान और ह्रासमान के लिए, ऐसा। इसको आप लिखेंगे वैक्सिंग फेज, यह है वैक्सिंग की स्थिति मतलब वृद्धिमान की, और इसे आप लिखाएंगे वैनिंग फेज, वैनिंग फेज। वृद्धिमान हो गया और ह्रासमान हो गया, वैक्सिंग फेज हो गया और वैनिंग फेज हो गया। ये हो गया इस तरह से पृथ्वी का चुंबकत्व। पहला गुण तो ये हो गया। अब दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है दोस्तों पोलर वैंडेरिंग का। कौन सा गुण है? पोलर वैंडेरिंग का, चुंबकीय ध्रुव विस्थापन। लिखो सभी, दूसरे में पोलर वैंडेरिंग में लिखेंगे चुंबकीय ध्रुव विस्थापन। अब चुंबकीय ध्रुव विस्थापन का गुण क्या है इसे पहले समझो फिर लिखना। कुछ बातें जिसको पहले लिखा देता हूं फिर समझाता हूं, पर कुछ बातें जिन्हें पहले समझना है फिर लिखना। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ध्यान रखना। पृथ्वी के संदर्भ में यहां आपने देखा, यहां माना कि आपने देखा दिस वन कि ये पृथ्वी का मान लो एक्सिस है, ये पृथ्वी का एक्सिस है, अक्ष। पर पृथ्वी के चुंबकत्व की दशा को देखेंगे, आज की कंडीशन में देखेंगे तो पृथ्वी के चुंबकत्व की दशा ऐसी प्राप्त होती है। आज पृथ्वी का चुंबकत्व ऐसा प्राप्त होता है, दिस वन। ऐसा प्राप्त होता है। इधर की ओर चुंबकत्व का एस है और इधर की ओर नॉर्थ है। पर ये कहते हैं कि ये हमेशा ऐसा नहीं रहता, बल्कि कुछ समय के बाद ये स्थिति ऐसी बदलती है कि ये चीज इधर आ जाएगी। अब सॉरी, ये चीज इधर आ जाएगी, मतलब भौगोलिक ध्रुव के दूसरी तरफ चली जाएगी, भौगोलिक ध्रुव की दूसरी तरफ चली जाएगी, इधर हो जाएगी। ऐसा संभव है कि इधर ये ऐसे ही रहे और इधर ये नॉर्थ ही रहे, पर ये इधर से घूमकर इधर चली गई और इधर से घूमकर ये इधर चला गया। लेकिन ध्यान रखना इन दोनों के बीच जो अंतर है, इन दोनों का मतलब जो भौगोलिक ध्रुव है, यहां अंतर देख लो, यहां अंतर देख लो, ये अधिकतम 11.2 डिग्री का ही हो सकता है। मतलब जो भौगोलिक ध्रुव है, ये भौगोलिक ध्रुव से लगभग 11 डिग्री इधर और 11 डिग्री इधर, 11 डिग्री इधर और 11 डिग्री इधर ऐसे विस्थापित होते रहते हैं। विस्थापित क्यों होते हैं आज तक विज्ञान को नहीं पता, पर यह देखने में जरूर आया है कि चुंबकत्व का विस्थापन होता है। इसी को कहते हैं चुंबकीय दिक्मान। इसको क्या कहते हैं बेसिकली? चुंबकीय दिक्मान। दिक्मान मतलब जो भौगोलिक ध्रुव है उससे मुड़ा हुआ होना, उससे झुका हुआ होना, इस तरह का चित्र बनेगा। ठीक है ना, तो लिखे सभी के सभी, बन गया चित्र। तो लिखेंगे यदि पृथ्वी के चुंबकत्व को देखा जाए, यदि पृथ्वी के चुंबकत्व को देखा जाए तो वह पूर्णतः भौगोलिक उत्तर दक्षिण, देखा जाए तो वह पूर्णतः भौगोलिक उत्तर दक्षिण पर अवस्थित नहीं है, पर अवस्थित नहीं है, पूर्णतः भौगोलिक उत्तर दक्षिण के समीप अवस्थित नहीं है, बल्कि
बल्कि भौगोलिक ध्रुव से आंशिक रूप से झुकाव लिए हुए प्राप्त होता है। भौगोलिक ध्रुव से आंशिक रूप से झुकाव लिए हुए प्राप्त होता है। यह झुकाव अधिकतम 11.2 डिग्री से 11.9 डिग्री तक हो सकता है। इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं झुक सकता है। 11.2 डिग्री से 11.9 डिग्री हो सकता है, पूर्ण विराम। ठीक है ना, ये तो इतना झुकाव प्राप्त होगा जिसको चुंबकीय दिक्मान कहते हैं। ठीक है ना, नट कोण कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब पोलर बेंडिंग बताते हैं, ध्रुवीय विस्थापन बताते हैं। लिखे पुनः, पैरा चेंज कर दो, लिखो पुनः। पुनः चुंबकत्व का यह झुकाव, पुनः के बाद लिखेंगे, चुंबकत्व का यह झुकाव हमेशा ध्रुव के एक ओर ही नहीं रहता। हमेशा ध्रुव के एक ओर ही नहीं रहता, बल्कि भौगोलिक ध्रुव के दोनों ओर विस्थापित होता रहता है। भौगोलिक ध्रुव के दोनों ओर विस्थापित होता रहता है, जिसे पोलर वेंडरिंग कहते हैं। पोलर वेंडरिंग कहते हैं पूर्ण विराम। तीसरे नंबर पर लिखिए, थर्ड पॉइंट। मैग्नेटिक पोल रिवर्सल, चुंबकीय ध्रुव व्युत्क्रमण। प्रतीक्षा कह सकते हो बेटा, चुंबकीय ध्रुव व्युत्क्रमण। सिद्धार्थ, तुम्हारे प्रश्न का भी जवाब हो गया बेटा। ओके, क्या लिखा आपने? मैग्नेटिक पोल रिवर्सल, चुंबकीय ध्रुव व्युत्क्रमण। अब ये और नई बात सुनना एक, और क्या देखा गया है, ध्यान रखना, इन सब के वास्तविक कारण अभी भी विज्ञान को नहीं पता। बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना कि सर इनका कारण क्या है, ये तो समझा दीजिए। पता नहीं विज्ञान को, विज्ञान भी खोज में लगा हुआ है। अरे भाई, विज्ञान को भी बहुत कम बातें प्रकृति के बारे में पता है, ये बात जानकर रखिएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं इसको समझाने की बात। दोस्तों, माना कि फिर से ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। ठीक उसी तरह से यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का है भौगोलिक अक्ष। ये पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष। तो दूसरी तरफ अब मान लेते हैं कि यहां पर पृथ्वी का ये चुंबकत्व, पृथ्वी का ये चुंबकत्व की दशा है। पृथ्वी के चुंबकत्व की दशा। ठीक है, अब फिर ये दूसरी तरफ वाली भी बता दो कि ये दशा आ रही है। ठीक है, यहां ये जुड़ जाएगा, यहां ये जुड़ जाएगा, यहां ये जुड़ जाएगा। माना कि इधर आज के डेट में इधर है साउथ, इधर है नॉर्थ, पर बोलते हैं ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ समय के बाद ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। देखो चेंज हो गया, नॉर्थ साउथ में हो गया, साउथ नॉर्थ में हो गया, नॉर्थ साउथ में चेंज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, सही समझ रहे हो बेटा, सब सिलेबस में पढ़ा। नॉर्थ साउथ में हो गया और साउथ नॉर्थ में हो गया। छोटू बाबू, ठीक है बेटा। तो जब इस तरह से चुंबकीय ध्रुव ही बदल जाते हैं, ऐसा नहीं कि इधर जाने के क्रम या इधर जाने के क्रम में बदल सकता है, एक ही ओर रह के भी बदल सकता है। जब चुंबकीय ध्रुव बदल सकते हैं तो इसी बदलने की दशा को ही बोलते हैं मैग्नेटिक पोल रिवर्सल। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक पोल रिवर्सल। मैग्नेटिक पोल रिवर्सल की एक बड़ी अहम सी बात है कि यह फिक्स वर्षों में तो नहीं, यदि यह लगभग 1 लाख वर्षों में हो रहा हो ऐसी घटना, तो इसे कहते हैं पोलैरिटी इवेंट। पोलैरिटी इवेंट 94,000 वर्षों से अगर 1 लाख वर्षों के बीच हो रहा हो तो इसे कहते हैं पोलैरिटी इवेंट। पर अगर 7 लाख वर्ष से 10 लाख वर्ष के रूप में हो रहा हो तो इसे कहते हैं इपोक पोलैरिटी। इपोक पोलैरिटी कहते हैं, इन दो नामों से इसे जानते हैं। तो लिखिए, 60 पढ़ सकते हो बेटा, पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ना कोई बुराई नहीं है। तो लिखो सभी के सभी कि पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव हमेशा समान या एक ही दिशा में नहीं रहता, बल्कि समान या एक ही दिशा में नहीं रहता, बल्कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी में, ममता यादव मोस्ट वेलकम बेटिया, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी में एवं दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव उत्तरी ध्रुव में परिवर्तित, दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव उत्तरी ध्रुव में परिवर्तित हो जाता है। पूर्ण विराम लगाओ। चुंबकत्व दिशा परिवर्तन की इस दशा को ही चुंबकीय ध्रुव व्युत्क्रमण कहा जाता है। चुंबकीय ध्रुव व्युत्क्रमण कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाओ, फिर लिखो, यदि ऐसी स्थिति
यदि ऐसी स्थिति लगभग 1 लाख वर्षों में बनती हो, लगभग 1 लाख वर्षों में बनती हो, तो इसे पोलैरिटी इवेंट, तो इसे पोलैरिटी इवेंट कहते हैं। जबकि जबकि 10 लाख वर्षों की घटना को इपोक पोलैरिटी कहा जाता है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, बात समाप्त, पूर्ण विराम, बात समाप्त। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है दोस्तों, चौथा बिंदु है। अब चौथा बिंदु है, मैं इसी चित्र में समझा दूंगा, आप लोगों को तो अलग से बनाना पड़ेगा, इसी चित्र में है। और पर आप देख लेना कैसे कर सकते हो। चौथे बिंदु को हम लिखेंगे दोस्तों यहां, फोर्थ पॉइंट, पैलियोमैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म, पैलियोमैग्नेटिज्म हिंदी में लिखेंगे पूरा चुंबकत्व। पैलियोमैग्नेटिज्म को हिंदी में क्या लिखेंगे? पूरा चुंबकत्व। अंतिम बात है, अंतिम बात। अब ये क्या है पैलियोमैग्नेटिज्म, समझो मेरी बात। बेसिकली माना कि दोस्तों यहाँ कहीं पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। आपको पता है कि जो धरती पर जितनी भी चट्टानें पाई जाती हैं, उन चट्टानों में अधिकांश चट्टानें या कि पृथ्वी के शीतलन के क्रम की हैं या ज्वालामुखी मैग्मा के जमाव से बनी हुई हैं। अब मान लो यहाँ ज्वालामुखी फटा और ज्वालामुखी फटने से यहाँ पर चट्टान बनी। मान लेते हैं कि यहाँ पर लावा का जमाव हुआ और लावा के जमाव से ये चट्टान बन रही है। ये चट्टान जब बनी है, इस समय पर मान लेते हैं कि पृथ्वी का जो चुंबकत्व है वो इस तरह से है। थोड़ी देर के लिए मानो पृथ्वी का चुंबकत्व है वो इस तरह से है कि यहाँ साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ है। जिस समय चट्टान बन रही है तो पृथ्वी का चुंबकत्व कैसा है? इस तरह का है कि इधर की ओर साउथ है, इधर नॉर्थ है। तो दोस्तों ये चट्टान में जो चुंबकीय पदार्थ होंगे ना, उन चट्टानों के चुंबकीय पदार्थों की दिशा तो ऐसी ही रहेगी जैसे इसका झुकाव है इधर की ओर, दिशा तो ऐसी रहेगी, लेकिन इस दिशा में एक गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा? इधर की ओर नॉर्थ हो जाएगा चट्टान के चुंबकत्व की दिशा का, इधर की ओर हो जाएगा साउथ। क्योंकि आप जानते हैं कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। विपरीत ध्रुव क्या करते हैं? देखो झुकाव वैसा ही दिखेगा, पर झुकाव दिखने के बाद केवल चुंबकत्व का पोल बदल जाएगा, इधर की ओर नॉर्थ हो जाएगा और इधर की ओर साउथ हो जाएगा। पहले तो लक्षण आपने ये देखा। या अब दूसरा उदाहरण देता हूं, मान लो कि यहां पर चट्टान बनी, अब ये चट्टान है। जिस समय पर चट्टान बनी उस समय पर पृथ्वी का चुंबकत्व, अब पृथ्वी के चुंबकत्व की दिशा ऐसी है, ये लो मान लेते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व की दिशा ऐसी है, जिसमें से आप देखना कि चुंबकत्व का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। तो चट्टान के बारे में आप देखना, चट्टान में भी जो चुंबकीय पदार्थ है उनका झुकाव इधर ही प्राप्त होगा, चुंबकीय पदार्थ है उनका झुकाव इधर ही प्राप्त होगा, ऐसा इधर क्यों झुकाव होगा। लेकिन अब झुकाव में चुंबकत्व की दिशा बदल जाएगी, चुंबकत्व की दिशा इधर साउथ हो जाएगी, इधर नॉर्थ हो जाएगी, क्योंकि फिर से असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये क्या कहता है कि बेसिकली चट्टानों के उत्पत्ति काल में, जब चट्टानों की उत्पत्ति हो रही है, मैग्मा का प्रवाह जब हुआ है, तो चट्टानों के उत्पत्ति काल में जब चट्टान चुंबकत्व के गुण को धारण करती है तो पृथ्वी के चुंबकत्व के अनुरूप ही होता है। चुंबकत्व का गुण उसी हिसाब से होता है जो पृथ्वी के चुंबक का गुण होगा, लेकिन एक अंतर अवश्य होता है, इसकी चुंबकीय ध्रुवों की दिशा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के विपरीत पाई जाती है, पृथ्वी के विपरीत पाई जाती है। होगा दिशा का झुकाव वैसे ही होगा जिधर पृथ्वी का चुंबकत्व का झुकाव है, लेकिन अंतर केवल हो जाता है ध्रुवों का। अगर पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तर दक्षिण है तो यहां पर इसका चुंबकीय ध्रुव दक्षिण उत्तर हो जाएगा। चुंबकत्व चट्टानों द्वारा ग्रहण किए गए इसी चुंबकत्व के गुण को ही पूरा चुंबकत्व कहा जाता है। चट्टानों द्वारा ग्रहण किए गए इसी चुंबकत्व के गुण को ही पूरा चुंबकत्व कहा जाता है। तो लिखें चट्टानों का लौह चुंबकीय पदार्थ, चट्टानों का लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ चट्टानों के उत्पत्ति कालखंड में, चट्टानों के उत्पत्ति कालखंड में पृथ्वी के चुंबकत्व की दशा के अनुरूप, पृथ्वी के चुंबकत्व की दशा के अनुरूप अपने चुंबकीय गुण धारण कर लेता है, अपने चुंबकीय गुण धारण कर लेता है, कल्याण रूप ना धारण कर लेता है, पूर्ण विराम लगाएं। लेकिन चट्टानों द्वारा धारण किए गए इसी चुंबकीय गुण को ही, चट्टानों द्वारा धारण किए गए इसी चुंबकीय गुण को ही पूरा चुंबकत्व कहा जाता है, पूरा चुंबकत्व कहा जाता है। लेकिन चट्टानों के चुंबकीय ध्रुवों की दिशा, चट्टानों के चुंबकीय ध्रुवों की दिशा हमेशा चट्टानों के चुंबकीय ध्रुवों की दिशा हमेशा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों से विपरीत, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों से विपरीत पाई जाएगी, विपरीत पाई जाएगी। पूर्ण विराम,
विपरीत पाई जाएगी। पूर्ण विराम। तो यह है दोस्तों पूरा चुंबकत्व। पूरा चुंबकत्व का सिंपल मतलब है कि चट्टानों के उत्पत्ति कालखंड में चट्टानों द्वारा ग्रहण किया गया या धारण किया गया चुंबकीय गुण। जब चट्टान पैदा होती है, जिस प्रकार के गुण चुंबक के धारण कर लेगी, उसे ही पूरा चुंबकत्व कहते हैं। जैसे हम लोग जब जन्म ले रहे होते हैं तो जन्म लेते ही अपने माता पिता के जेनेटिक गुण को धारण कर लिए होते हैं। करते हैं कि नहीं? माता पिता के जेनेटिक गुण को धारण हम करते हैं। उसी तरह से चट्टाने जन्म लेते हैं। चट्टानों का माता पिता कौन है? पृथ्वी। तो वो चट्टाने पृथ्वी के चुंबकीय गुण को धारण करती हैं, और वही चुंबकीय गुण जो चट्टानों द्वारा धारण किया जाता है उसे ही हम पूरा चुंबकत्व कहते हैं, पैलियोमैग्नेटिज्म। ध्यान रखना दोस्तों, ये पूरा चुंबकत्व का सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का एक बहुत बड़ा आधार बनता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली चट्टानों के जब चुंबकीय गुणों का परीक्षण किया गया तो ज्ञात हुआ कि चट्टाने सही मामले पर जहां होनी चाहिए वहां है ही नहीं। जब चट्टाने अपने स्थान पर है ही नहीं, इसका मतलब कि इन्हें यहां पर कोई खिसकाया होगा, विस्थापित किया होगा। तो कौन? या कि मानव या कि प्रकृति। तो मानव तो था ही नहीं, तो प्रकृति ने विस्थापित किया होगा, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि भूपर्पटी स्थिर नहीं है, बल्कि भूपर्पटी का किसी कारणवश प्रवाह या विस्थापन होता है। इसलिए ये टॉपिक हम लोग भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। दोस्तों, हाईली टेक्निकल और हाईली साइंटिफिक टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाए हैं। हाईली साइंटिफिक टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाए हैं, पर फिर भी आशा करता हूं कि आप लोगों को टॉपिक ठीक से समझ में आया होगा। अब किसी को बहुत ही ज्यादा किसी का हाथ तंग है विज्ञान जैसे विषय को समझने में, मैं उसके लिए क्या बोलूं बेटा, मैं कैसे समझाऊं? मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि पढ़ना शुरू कर दो। कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई गर्भ से सीख कर आया नहीं होता। बहुत कम यहाँ लोग अभिमन्यु जैसे पैदा होते हैं। बस पढ़ना शुरू कर दोगे बेटा तो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मतलब ज्योग्राफी जैसा साइंटिफिक सब्जेक्ट अगर समझ में नहीं आता तो अपने पे वर्क करने में बेटा थोड़ा सा जरूरत है, वर्क करने में तो वर्क करने की जरूरत है, करिएगा दोस्तों। बस मैं इतना ही बताऊंगा, इतना ही समझाऊंगा। बस आज की इस कक्षा की समाप्ति करता हूं। कल हम लोग सागर नितल प्रसरण सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जैसे टॉपिक का अध्ययन आरंभ कर देंगे। आज यहां पर इसी बात की समाप्ति के साथ इस टॉपिक की समाप्ति करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास की समाप्ति करते हैं।